हेलो एवरीवन। मानव में जनन टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था और पहले वीडियो में अपन ने मानव में जनन की आउटलाइन देखी थी। उससे नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की संरचना का इसमें अपन अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से जननांग जो है वो मिलकर के नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं और किस तरह से ये जननांग आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं नर जनन तंत्र के भाग। नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटते हैं अपन अध्ययन की दृष्टि से। एक है प्राथमिक या मुख्य जननांग और दूसरे होते हैं सहायक जननांग। प्राथमिक या मुख्य जननांग में वृषण आते हैं, टेस्टिस, और सहायक जननांगों में अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, मूत्रमार्ग, यूरिथ्रा, सीसन या पेनिस। इसके अलावा नर जनन तंत्र में सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में दो ग्रंथियां पाई जाती है। एक है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या कॉपरस ग्रंथि। तो ये सारे भाग मिलकर के नर जनन तंत्र की संरचना बनाते हैं। अब नर जनन तंत्र की संरचना को, इन सारे भागों को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम में अपन देखते हैं, यहाँ पर जो हमें संरचना दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये है वृषण या टेस्टिस। वृषण या जो टेस्टिस होता है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण जो है उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश, ये जो संरचना अपन देख रहे हैं, ये संरचना है वृषण कोश, एक थैलेनुमा संरचना वृषण कोश जिसमें कि वृषण स्थित होते हैं। इसके अलावा ये जो संरचना में दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। यानी वृषण जो है एक कुंडलित नलिका में खुलते हैं, कुंडलित संरचना में खुलते हैं, जिसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। अधिवृषण आगे चल करके एक पतली लंबी नलिका में खुलते हैं, जिसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, अधिवृषण जिस नलिका में खुलते हैं उसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी वक्षण नाल के सहारे उदर गुहा में प्रवेश करती है, क्योंकि वृषण जो थे वो तो उदर गुहा से बाहर थे, और तो अधिवृषण जो है वो किसमें खुले, शुक्रवाहिनी में। और शुक्रवाहिनी उदर गुहा में प्रवेश करेगी किसके सहारे, वक्षण नाल के सहारे। शुक्रवाहिनी वक्षण नाल के सहारे उदर गुहा में प्रवेश करती है और अपनी ओर की मूत्र नलिका या यूरेटर के चारों ओर लूप बनाती हुई, चारों ओर घूमती हुई शुक्राशय में खुलती है। शुक्रवाहिनी वक्षण नाल के सहारे उदर गुहा में प्रवेश करती है और यूरेटर के चारों ओर घूम करके शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय नर जनन तंत्र में एक सहायक जननांग के साथ साथ सहायक जनन ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। शुक्राशय से एक नलिका निकलती है जिसको शुक्राशय वाहिनी कहते हैं। तो शुक्राशय वाहिनी और शुक्रवाहिनी जो दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं उसे कहा जाता है एम्पुला। शुक्राशय वाहिनी और शुक्रवाहिनी एम्पुला वाले स्थान पर एक जगह मिलते हैं। इसके बाद में ये दोनों नलिकाएं आगे चल करके एक हो जाती है, यानी संयुक्त हो जाती है, और संयुक्त होकर के कहलाती है स्खलनीय वाहिनी या एक्सोलेटरी। ये जो स्खलनीय वाहिनी है, स्खलनीय वाहिनी आगे चल करके यूरिथ्रा में खुलती है, और यूरिथ्रा वाले जिस स्थान पर स्खलनीय वाहिनी खुलती है वहाँ पर एक सहायक जनन ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। नर जनन तंत्र की जो सहायक जनन ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, वो कहाँ स्थित होती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाले भाग में, यानी मूत्राशय के नीचे वाले भाग में, जहाँ पर स्खलनीय वाहिनी यूरिथ्रा में मूत्र मार्ग में खुलती है, वहाँ पर पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो संरचना अपन देख रहे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि छोटी छोटी इन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, इन्हें कहा जाता है प्रोस्टेट एसिनाई। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे वाले भाग में यूरिथ्रा से जुड़ी हुई, यानी मूत्र मार्ग से जुड़ी हुई एक और छोटी ग्रंथि होती है, जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या कॉपरस ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या कॉपरस ग्रंथि से आगे मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा घूम करके पेनिस या पेनिस के द्वारा मूत्र मार्ग के रूप में बाहर खुलता है। तो ये थी नर जनन तंत्र की संरचना। नर जनन तंत्र में जो सबसे मुख्य जो जननांग है या सबसे मुख्य जो अंग है वो है टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस या जो वृषण होते हैं
वो एक जोड़ी होते हैं, यानी 2 होते हैं। और ये हल्के गुलाबी रंग की अंडाकार संरचना होती है, जिसका अगर अपन आकार देखें तो लगभग ये 4 सेंटीमीटर लंबाई, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर मोटाई वाली संरचना होती है। और ये वृषण कोश नामक थैलेनुमा संरचना में स्थित होती है। उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। उदर गुहा से बाहर रहने का कारण ये है कि उदर गुहा का जो तापमान है वो वृषण कोश के बजाय 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, जो कि शुक्राणु निर्माण के लिए प्रतिकूल होता है। यानी कि अधिक टेम्परेचर में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। इसी कारण जो है वृषण कोश में स्थित होते हैं, उदर गुहा में नहीं होकर के। हालांकि कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि समुद्री गाय है, व्हेल है, डॉल्फिन है या हाथी, इनमें जो है वृषण जो है उदर गुहा में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी उदर गुहा का टेम्परेचर शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि खरहा, खरगोश है, चूहा है, गिलहरी, इनमें केवल शुक्राणु निर्माण की क्रिया के दौरान ही वृषण उदर गुहा से बाहर जाते हैं, बाकी समय उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। लेकिन मानव में वृषण जो है उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में ही स्थित होते हैं, और ये उदर गुहा से बाहर भ्रूणावस्था में ही चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ जीवों में, कुछ नर में यदि ऐसा नहीं हो पाता है, वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में नहीं जा पाते, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है गोपिक वृषणता। और ऐसे में शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो है नहीं हो पाती है, और इसे कहते हैं एंजियोस्पर्मिया। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि जो है नर जनन तंत्र की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से जननांग मिलकर के नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। वृषण की हमने सिर्फ यहाँ पर एक आउटलाइन देखी कि कितने होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर है विस्तार से अपन प्रत्येक एक जननांग को विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।